कि होकर ना यूं मायूस शाम की तरह ढलते रहिए। ये जिंदगी है एक भोर, सूरज की तरह निकलते रहिए। रुकोगे यदि एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी सिविल पर। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। ये जो सिद्धांत है वो सिविल सर्विस की तैयारी में काफ़ी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये आपको प्रेरणा भी देगा, क्योंकि सिविल सर्विस की जो तैयारी है उसका एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। काफ़ी लंबे समय तक आपको अपने आप को मोटिवेट रखना होता है और आपको कंटिन्यूस प्रोसेस में तैयारी करनी होती है। इसके लिए जो है आपको रेगुलर चलना होता है, क्योंकि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम एक मैराथन दौड़ की तरह होता है। इसमें अगर आप तेज चलोगे तो थक जाओगे, इसलिए आप धीरे धीरे चलो, आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंच जाओगे। बचपन में हम सब ने स्टोरी भी पढ़ी है कछुए और खरगोश वाली, कि खर जो कछुआ है वो धीरे धीरे ही सही मगर चलता रहता है और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस की जो बात को चरितार्थ कर देता है। यानी धीरे धीरे चल के भी आप जो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो आप भले थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़ते रहिए, 2-3 घंटे रोज निकालते रहिए, तो आप एक दिन अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंच जाओगे। कल हमने जो है वो बात की थी वो प्रशासनिक नीति शास्त्र, उसका जो पहली टर्म है वो नीति शास्त्र क्या होता है उसके बारे में। चूंकि इस टॉपिक्स जो ये नीति शास्त्र है इससे जो प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है और इसमें वैसे भी इतना जैसे पूछने का स्कोप भी नहीं था, तो इस हिसाब से मैंने इसको कल बोर्ड पे नहीं समझाया। कुछ चीज़ें इसकी जो है वो जैसे वो इम्पोर्टेंट है, जैसे नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या डिफरेंस होता है, तो वो अपन आज बोर्ड पे समझ लेंगे और उसके बाद एक क्विक रिकैप लेते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो कल अपन ने जो है वो एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं, फिर बाद में जो आपको पूरा आगे से बता दूंगा मैं आपको। तो कल हमने नीति शास्त्र जो है क्या होती है, ये दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंदर समाज में रहने वाले सामान्य बुद्धि के मनुष्यों के अच्छी कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंदर जो है हमें नैतिक क्यों होना चाहिए वो भी हमने बताया था। एक प्रशासक को नीति शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसके टाइप जो है वो मानकीय नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र और व्यवहारक नीति शास्त्र, ये भी अपन ने डिस्कस किए थे। इसके बाद जो है वो मानकीय नीति शास्त्र के भी वापस अलग अलग टाइप थे, जैसे आदर्शात्मक था, वर्णनात्मक था, परिणाम सापेक्ष था, परिणाम निरपेक्ष था, जो डिओन्टोलॉजिकल और टीलियोलॉजिकल जो इसकी अप्रोच होती है। इसके अलावा जो है इसमें हमने जो नवीन जो परिप्रेक्ष्य है इसमें नारीवादी नीति शास्त्र, फ्रायड का नीति शास्त्र, ब्लैक नीति शास्त्र, ये सब चीज़ें भी अपन ने, मार्क्स का नीति शास्त्र, ये भी अपन ने पढ़ा था। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है जहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है वो है नैतिकता और नीति शास्त्र, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नीति शास्त्र और नैतिकता, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एथिक्स और मोरालिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये अपने को देखना है। तो नीति शास्त्र जो होता है वो किसी संस्था या किसी समाज या किसी समूह के जो है वो क्या कहते हैं वो जो नियम होते हैं, जबकि नैतिकता जो है किसी मानव या किसी व्यक्ति के जो है वो स्वयं के आदर्श होते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रकृति होती है वो आदर्शात्मक होती है। आदर्शात्मक यानी कि नियम बना लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना होगा, ये सब आदर्श बातें होती हैं। और ये जो है वो व्यवहारात्मक प्रकृति का होता है, यानी कि मनुष्य व्यवहार कैसा करता है उसके आधार पर इस पे पता लगता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो सबके लिए नियम एक समान होगा। इसकी जो प्रकृति होती है वो आत्मनिष्ठ प्रकार की होती है, यानी कि व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से ये वेरी करेगा। यानी एक व्यक्ति के हिसाब से सत्य अलग हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के हिसाब से दूसरा हो सकता है। एक व्यक्ति के हिसाब से जो है वो अहिंसा अलग प्रकृति की हो सकती है, दूसरे के लिए अहिंसा अलग प्रकृति की हो सकती है। तो ये जो है वो वस्तुनिष्ठ होते हैं और ये आत्मनिष्ठ होते हैं। ठीक है, नीति शास्त्र का अगर व्यक्ति पालन नहीं करेगा तो जो हो सकता है कि उसको दंड मिल सकता है, उसका बहिष्कार संभव है। और अगर वो नैतिकता का पालन नहीं करता है तो उसको आत्मग्लानि का भाव भी हो सकता है। ठीक है, ये जो इसके मेन बेसिक डिफरेंस थे। अब इसमें संबंध भी अपन साथ साथ, अगर ये 50 शब्दों का प्रश्न पूछा जाए तो पहले तो अपने लिख दिया अंतर, ऐसे पॉइंट बना के 1 2 3 4 ऐसे। उसके बाद अपन इसमें साथ में नीचे लिख सकते हैं इनमें संबंध भी होता है। संबंध जो है इसमें
क्योंकि दो चीज है तो दो चीज में अपन प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ई और एम। इसमें देखो पहला जो जो होगा वो ये हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो एथिकल भी हो सकता है और मोरल भी हो सकता है। ये संभावना कहाँ पाई जाएगी? एथिकल का मतलब कि जो नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एक परिवार का नीति शास्त्र ये होता है कि बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना है, ठीक है, तो ये तो उसके नॉर्म्स हो गए। अब व्यक्ति के अंदर खुद के अंदर भी भावना ऐसी हो सकती है, तो माता पिता का वो आदर करेगा, उनको प्रणाम करेगा इस तरह से। तो व्यक्ति जो है वो एथिकल भी हो सकता है और मोरल भी हो सकता है। दूसरा जो है वो ये हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो एथिकल तो हो सकता है लेकिन मोरल नहीं हो। ये संभावना कहाँ पे देखी जा सकती है? अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे कोर्ट के अंदर वकील होते हैं, उनका एथिक्स ये कहता है कि कोई भी क्लाइंट आपके पास आए तो आपका कर्तव्य ये होता है कि उसका केस आपको लड़ना है, ठीक है, ये उसके एथिकल नॉर्म्स हो गए। अब अगर जो है व्यक्ति जो है वो मोरल नहीं होगा, यानी उसके अंदर जो है मोरलिटी खुद की नहीं होगी, तो वो किसी का भी केस लड़ लेगा, चाहे वो आगे 10 हत्याएं कर चुका हो, उसका भी केस लड़ लेगा। तो वो एथिकल तो हो जाएगा लेकिन मोरल नहीं होगा, ठीक है। अगर वो मोरल होगा तो किसी हत्यारे का केस नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो व्यक्ति एथिकल तो हो सकता है लेकिन मोरल नहीं हो। तीसरा केस ये हो सकता है कि व्यक्ति भले ही एथिकल नहीं हो लेकिन मोरल हो सकता है। ये संभावना कहाँ पाई जा सकती है? जैसे कोई हॉस्पिटल है, वहां पे डॉक्टर को जो है वो जो हॉस्पिटल के जो नॉर्म्स होते हैं उसमें ये है कि कोई भी एक्सीडेंटल केस आता है तो डॉक्टर का ये प्राथमिक कर्तव्य बनता है कि पहले जो है वो पुलिस को सूचना दे और पुलिस जो डायरी होने के बाद फिर उसका इलाज करे, ठीक है। तो ये उसके एथिकल नॉर्म्स हैं। लेकिन जो डॉक्टर है अगर कोई वो मोरल होता है कि भाई नहीं, अगर मैं इस तरह की कार्रवाई करूंगा तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा और बहुत ज्यादा सीरियस केस आ गया और इस कार्रवाई में मैं रह गया तो हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो वो ये कर सकता है कि मैं पुलिस को तो बुला लूंगा, पहले मैं इसका इलाज कर लेता हूँ। यानी वो मोरल तो है लेकिन वो एथिक्स का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो तीसरी कंडीशन पाई जा सकती है। एक लास्ट कंडीशन इसमें ये भी हो सकती है कि वो एथिकल भी नहीं हो और मोरल भी नहीं हो। ऐसी कंडीशन किसी अपराधी के संबंध में देखी जा सकती है, यानी कि वो जो समाज के नियम बनाए हुए हैं कि चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है और मोरल तो नहीं है, तभी तो जो है वो इस तरह के कृत्य कर रहा है। तो ये चारों जो है वो संदर्भ देखे जा सकते हैं। तो ये नीति शास्त्र और नैतिकता के अंदर जो है वो संबंध और इनमें जो है वो विभेद जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको अपन ने ढंग से देख लिया और बाकी वाले भी कल अपन ने जो पढ़े थे वो भी आपको बता दिए। अब आज अपना जो टॉपिक है वो है मानवीय मूल्य। तो मूल्य, जो मानवीय मूल्य को समझने से पहले अपन जो है वो मूल्य क्या होते हैं इनको एक बार अपने को देखना जरूरी है। तो मूल्य जो है वो अगर अपन इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में देखें तो इकोनॉमिक्स में जो है मूल्य क्या होता है, किसी भी चीज की जो है वो प्राइस या वैल्यू होती है। यानी जैसे कोई वस्तु है तो उसका मूल्य क्या है, जैसे उस पर जो MRP लगी होती है, जैसे 500 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, ऐसा जो उस पर लगी हुई होती है तो वो मूल्य होता है। लेकिन जो समाज के विज्ञान होते हैं जैसे नीति शास्त्र हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, तो वहां पे मानवीय मूल्यों का जो है अलग संदर्भ होता है। नीति शास्त्र में अगर मानवीय मूल्यों पे बात की जाए तो नीति शास्त्र में मानवीय मूल्य की परिभाषा अगर पूछे 15 शब्दों के अंदर तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये समाज से संबंधित है, किसी संगठन से संबंधित है, तो इसमें यही लिखना है कि किसी समाज या किसी संस्था या किसी समूह के प्रचलित लक्ष्य या आदर्श जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्देशित करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। यानी कोई समाज है उसमें उन्होंने रूल्स बना दिए जो उनका मूल्य होते हैं समाज के, कि भाई अच्छा व्यक्ति को अच्छा बनना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो ये उसके जो है वो प्रचलित लक्ष्य हो गए कि एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए ये है कि एक दूसरे की हेल्प करे, समाज में जो है वो व्यभिचार नहीं हो, समाज में जो है वो गलत कृत्य नहीं हो, तो ये उसके लक्ष्य या आदर्श हो गए। तो ये निर्देशित भी करते हैं, कोई भी जो व्यक्ति होगा उसको ये समाज में सिखाया जाएगा कि आपको गलत काम नहीं करना है, दूसरों को तंग नहीं करना है, इस तरह की जो चीजें हैं तो ये उसको निर्देशित भी कर रहे हैं। अब इनका कोई व्यक्ति पालन करता है और नहीं करता है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन भी होता है। जैसे समाज का मूल्य होता है कि व्यक्ति को जो है वो जैसे किसी ऐसा समाज है जो शाकाहारी समाज है, उसका लक्ष्य ये हो गया कि समाज में शाकाहार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब व्यक्ति ये तो उसको निर्देशित कर दिया कि शाकाहार होना चाहिए। अब व्यक्ति अगर शाकाहार को नहीं पालन करके वो मांसाहार करता है तब उसका जो है वो मूल्यांकन करता है। अगर वो शाकाहार को फॉलो करता तब तो उसको बोलते कि ये व्यक्ति जो है वो काफी अच्छा है, नैतिक व्यक्ति है।
और अगर वो मांसाहार को फॉलो करता है तो उसको बोलेंगे ये अनैतिक व्यक्ति है। तो ये जो है इसके आधार पे निर्धारण होता है। तो मानवीय मूल्य की सिंपल सी परिभाषा ये है कि किसी समाज, संस्था या समूह के वे प्रचलित लक्ष्य या आदर्श जो मानवीय व्यवहार को निर्देशित करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं, मूल्य कहलाते हैं। ठीक है, मानवीय मूल्य कहलाते हैं। ये इसकी जो है वो एक सिंपल सी परिभाषा है। अगर 15 शब्द में पूछी जाए तो अपन आराम से इसको लिख सकते हैं। अब जो है वो नीति शास्त्र में मूल्यों को भी पढ़ने से पहले एक चीज अपने को बहुत ज्यादा जाननी जरूरी होती है, जो एथिक्स का एक मतलब अवधारणा होती है, और ये एक सिविल सर्वेंट में भी होनी चाहिए कि डाइकोटमी की अवधारणा, द्वैत की जो अवधारणा है ना वो यहाँ नहीं चलती है। यानी कि जैसे आप बोलते हैं कि कोई व्यक्ति ब्लैक, केवल ब्लैक और केवल व्हाइट, ये जो चीज कभी नहीं चलती है कभी, कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से खराब है, पूरी तरह से वो कभी खराब नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई होती है। कोई व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा है, ये भी कभी नहीं हो सकता, पूरी तरह से जो वो व्यक्ति अच्छा नहीं, उसमें भी कोई ना कोई कमी होती है। तो जो ग्रे शेड होता है ना वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इस ग्रे शेड के हिसाब से जो अवधारणा जितना इसके आसपास होता है, इसको जो है वो कॉन्टिन्यूम अप्रोच बोलते हैं, यानी सातत्य अवधारणा। इसके आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। तो नीति शास्त्र में अपने को कोई भी काम होगा ना, जैसे कि कोई व्यक्ति नैतिक है या अनैतिक है, तो आप डायरेक्ट डिसीजन नहीं दे सकते कि वो अनैतिक है, वो नैतिक भी है और इस हद तक जो है वो अनैतिक है, या ऐसा कोई काम करता है तो उस हिसाब से उसका मूल्यांकन होता है। तो ये नीति शास्त्र में ये सबसे इंपॉर्टेंट डाइकोटमी का अपने को ध्यान रखना जरूरी होता है। डाइकोटमी नहीं होती, क्वांटिटेटिव अप्रोच का अपने को ध्यान रखना जरूरी होता है। अब जो है वो मूल्यों की विशेषताएं क्या होती है, ये भी जैसे बड़ा सवाल अगर पूछ लिया जाए कि मानवीय मूल्य क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं बताओ, तो मूल्य की परिभाषा तो अपने बता दी, अब इनकी विशेषताएं क्या होती है। तो विशेषताएं इनकी देखें तो सबसे पहली विशेषता तो ये होते हैं अमूर्त होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। अमूर्त का मतलब ये आपको दिखते नहीं है। जैसे एक तो कोई चीज जैसे कॉन्क्रीट चीज होती है, जैसे कि कोई जैसे ये बोर्ड ही है, ये कॉन्क्रीट चीज है, दिख रही है अपने को, लेकिन सत्य अगर बोला जाए तो सत्य जो है आपको दिखता नहीं है, केवल अपन ने एक अवधारणा बना दी कि सत्य ऐसा चीज होती है। तो मूल्यों के अंदर भी अमूर्तता का भाव पाया जाता है, यानी कि वो दिखते नहीं है लेकिन समाज उनको फॉलो करता है। ठीक है, तो एक तो अमूर्त होते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये जो है वो व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, दोनों ही अवधारणा इनमें पाई जाती है। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ यानी कि व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से भी वेरी कर सकते हैं, यानी कि एक ही समाज के अंदर जो है वो व्यक्ति के मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो है वो पर्दा प्रथा को अच्छी मानता है, अगर वो जो है वो जिन ऑर्थोडॉक्स अगर प्रकार का है, तो एक जो है वो जो मॉडर्न विचारधारा का है तो पर्दा प्रथा को गलत मानता है। तो ये जो है वो आपके जो व्यक्तिनिष्ठ भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं एक ही मूल्य के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसकी तीसरी विशेषता होती है कि इनमें सोपान क्रम देखने को मिलता है, यानी कि इनमें हायरार्की होती है, यानी कि इसमें जो है मूल्यों का एक पूरा ऐसे क्रम होता है। ऐसे टॉप पे जो मूल्य होता है जो उसको साध्य मूल्य बोलते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं, जो एंड होता है अपना लक्ष्य होता है जीवन का, तो ये टॉप पे साध्य मूल्य होता है, और उसके हिसाब से जो प्राप्ति के इस तरह से जो साधन होते हैं ना वो मूल्य होते हैं। जैसे कि व्यक्ति का जो टॉप साध्य मूल्य क्या होता है, आनंद की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति होता है, या अच्छा इंसान बनना, सद्गुणी बनना। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है अपन जो है इसको टॉप पे रखते हैं, जो ये हायरार्की में टॉप पे होता है, और जो भी उसमें जो जिस हिसाब से वो मूल्य उसको साधन जो उसकी प्राप्ति में सहायक होते हैं वो उस हिसाब से हायरार्की में होते हैं। तो ये सोपान क्रम भी मूल्यों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा भी होती है, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। ठीक है, और अमूर्त प्रकार के होते हैं। फिर ये जो मूल्य होते हैं ना वो जन्मजात नहीं होते हैं, यानी जो है व्यक्ति जो है वो जन्म से ही इन चीजों को नहीं सीखता है, वो इस यहाँ पे जो आके समाज में, परिवार में, शिक्षण संस्थाओं में, अलग अलग जगह जो है अपने ये मूल्यों को सीखता है। ठीक है, तो इनमें जो है जन्मजात नहीं होते, ये सीखे जाते हैं। ठीक है, ये इनमें जो है वो मेन विशेषता होती है। तो 50 शब्द का अपने को प्रश्न पूछा जाए तो आराम से लिख सकते हैं मूल्य क्या होते हैं, और ये इस तरह से आप जो है वो इस तरह से छोटा डायग्राम भी बना सकते हो इसमें, और व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मूल्य की जो है वो विशेषताएं हो गई। उसके बाद अपन देखते हैं कि मूल्यों के जो है वो प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स कौन से होते हैं। ठीक है, टाइप्स देखें तो सबसे पहले तो जो है वो आपके लक्ष्य के आधार पे देखते हैं। तो लक्ष्य के आधार पे जो है वो एक तो होते हैं साधन मूल्य और एक होते हैं साध्य मूल्य।
साध्य का मतलब होता है कि जो अपना टारगेट होता है, एंड होता है, लास्ट, ये अपने को प्राप्त करना है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल। और ये जो है उसके प्राप्ति के साधन होते हैं, ये होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है। साध्य का मतलब हो गया जैसे आप एक जैसे आप किसी गंतव्य स्थान पे आपको जाना है, जैसे आपको यहाँ से जयपुर जाना है, ठीक है, तो जयपुर आपका टारगेट हो गया, साध्य हो गया आपका। ठीक है। अब जयपुर जाने के लिए आप किस चीज का प्रयोग करते हो, कैसे जाते हो उसमें, तो जो भी साधन आपने प्रयोग किया उसको क्या बोला, साधन मूल्य। जैसे आप बस से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, अगर आप जैसे ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा भी है तो वहां से आप प्लेन से भी जा सकते हो, आप बाई कार भी जा सकते हो, बाई बाइक भी जा सकते हो। तो जितने भी वहां तक जाने के जो साधन हो गए ना, जो भी आप यूज करोगे वो सब साधन मूल्य है। तो साध्य मूल्य यानी जो एंड है आपका, यानी कि एक सद्गुणी बनना, एक जो है आपका एंड मूल्य हो गया। ठीक है, कि ये आपका एंड मूल्य होगा। अब सद्गुणी बनने के लिए जो है वो कौन कौन से जो मूल्य आपकी सहायता करेंगे, तो सद्गुणी बनने के लिए एक तो आप रोज सत्य बोलोगे तो वो आपको वो सद्गुणी बनने पहुंचाएगा। दूसरों का आदर करोगे, अनावश्यक जो है आप ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं ना, वाचालता का प्रदर्शन नहीं करोगे तो भी आप धीरे धीरे सद्गुणी बन जाओगे। अपनी कथनी और करनी में जो है वो द्वैत नहीं रखोगे, मतलब वो दोनों एक रखोगे, तब भी जो है आप सद्गुणी बन सकते हो। तो जो भी इसकी प्राप्ति के जो जो ये मार्ग होते हैं ना, ये सब जो है वो क्या कहते हैं इसको साधन मूल्य बोलते हैं, और जो एंड होता है उसको साधन साध्य मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये साधन और साध्य मूल्य के अंदर होते हैं। साधन यानी जो अपने जो है वो लक्ष्य प्राप्ति में जो सहायक होते हैं उनको तो साधन मूल्य बोलते हैं, जो लक्ष्य होते हैं उनको साध्य मूल्य बोलते हैं। ठीक है। अब ये है कि जो अपने पढ़ा था कि मूल्यों के अंदर हायरार्की देखने को मिलती है ऐसे, तो टॉप पे जो है वो तो साध्य मूल्य हो गया, और यहाँ पे जो है वो जो जैसे जैसे साधन प्रयोग में लाए जाएंगे वहां से शुरू करते हैं। तो अब जैसे इस टॉप पे पहुंचने के लिए आप डायरेक्ट छलांग नहीं लगा सकते, यहाँ से आपको एक एक साधन को फॉलो करना पड़ेगा। यानी आपको अच्छा व्यक्ति बनना है तो धीरे धीरे आपको समय का पाबंद बनना पड़ेगा, फिर आपको सत्य बोलना पड़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे करोगे आप, तब आप जो है वो अच्छे इंसान बनोगे। तो ये जो है वो साधन जो है वो, जैसे आपने पहला साधन प्रयोग में लिया, जैसे आप जो है वो व्यवहार में मृदुभाषी हो, ठीक है, मृदुभाषी हो गए, तो ये साधन प्रयोग में लिया तो धीरे धीरे आपका आप में जो है वो एक क्या कहते हैं आपको जो है सत्य बोलने का गुण भी आप में डेवलप हो गया। ठीक है, सत्य बोलने से धीरे धीरे आप जो है लोगों के प्रिय हो गए, फिर आप जो है वो लोग बड़ों का आदर भी करने लग गए, दूसरों का, लोगों का भी सहायता करने लग गए। तो इस तरह से जो ये आपने ये मूल्य प्राप्त किए ना, तो ये साधन जो है वो एक बार में, तो यहाँ पे तो ये साधन है, और इसकी जो पहली प्राप्ति जो है यहाँ पे पहले यहाँ जाएगा तो इसको साध्य बोलेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो प्राप्त कर लेगा तो ये खुद साधन बन जाएगा और अगले को वो साध्य बना देगा। ऐसे ही आगे जाएगा तो ये साधन बन जाएगा, इसको साध्य बना देगा, ऐसे करते करते वो एंड तक पहुंचेगा। तो इस सातत्य के अंदर जो है वो एक ही मूल्य जो है वो साधन भी हो सकता है और साध्य भी हो सकता है, लेकिन अंतिम अवस्था पे जो है ये साध्य ही रहता है। ठीक है, तो ये भी जो है एक इसका जो टाइप होता है, जो ये लक्ष्य के आधार पर हो गया। दूसरा जो है वो आपके व्यवसाय के आधार पर भी जो मूल्य कौन कौन से होते हैं, तो व्यवसाय के आधार पर अगर देखें, व्यवसाय के आधार पर जैसे कि आपके प्रशासन के अंदर मूल्य कौन कौन से चलते हैं, आपके जो है वो निजी जो संस्था है उनमें कौन से मूल्य चलते हैं, आपके न्यायपालिका में कौन से मूल्य चलते हैं, आपके राजनीति में कौन से मूल्य चलते हैं, इस हिसाब से ये सारे मूल्य होंगे। जैसे अगर आप प्रशासन के अंदर मूल्य देखें तो प्रशासनिक मूल्य अपने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार ही एग्जाम में ऐसे सवाल आता है। हालांकि प्रशासनिक मूल्यों का एक अलग से टॉपिक है जिसको अपन बाद में आराम से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जैसे अपने को मेन प्रशासनिक मूल्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो टॉप पे जो मूल्य होता है प्रशासनिक, तो सत्यनिष्ठा बोलते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हैं उसको, यानी कि व्यक्ति के मन वचन कर्म में एक रूपता जो प्रदर्शित करता है वो सत्यनिष्ठा का गुण प्रदर्शित करता है एक प्रशासक के। दूसरा जो है आपका वस्तुनिष्ठा होता है, यानी कि बिना किसी पूर्वाग्रह के आपके जो भी जो तथ्य और तर्क है उनके आधार पे आपको जो निर्णय करने का गुण होता है। ऐसे ही जो है आपका सत्यनिष्ठा हो गया, वस्तुनिष्ठा हो गया, फिर आपके जो है वो जवाबदेही का गुण होता है, ये भी एक मूल्य होता है। पारदर्शिता होता है एक, इसके अलावा समर्पण का गुण होता है। ऐसे ही जो है आपके गैर पक्षधारिता का मूल्य होता है। ऐसे बहुत सारे मूल्य जो है वो सिविल सेवा के मूल्य होते हैं। निजी संस्थानों में क्या होगा
कि एक तो जो उसकी जो कोड ऑफ एथिक्स है कि आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में भ्रामक जानकारी देनी है, मिलावट नहीं करनी है, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी प्रदान करनी है, समस्त हितधारकों का ध्यान रखना है, जो स्टेक होल्डर है उनका भी ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही न्यायपालिका का मूल्य क्या होगा कि उनको जो रूल ऑफ लॉ की स्थापना करनी है, संविधान के जो नियम है उनकी स्थापना करनी, जो चीज संविधान के अनुसार है उसको ही फॉलो करना है। ये न्यायपालिका के मूल्य हो गए। राजनीति के क्या मूल्य होते हैं? तो राजनीति के जो मूल्य होते हैं वो लोकतंत्र होता है, बंधुत्व होता है, समानता की स्थापना होती है, स्वतंत्रता की स्थापना होती है। ये सब जो है वो राजनीति के मूल्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अलग अलग प्रकार के मूल्य हो सकते हैं। तो ये मूल्यों के प्रकार हो गए। अब उसके बाद जो है वो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो मूल्यों का जो है आंतरिकरण या इनकलकेशन कैसे होता है। यानी जो है वो इंसान जन्म लेता है तो एक पूरा कागज होता है, उसके ऊपर जो है ये मूल्यों की लाइनें कौन कौन खींचता है, कैसे वो जो है वो प्राप्त करता है। तो ये अपन देखते हैं। तो अपने सिलेबस में पहले से ही डिफाइन कर रखा है कि परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं से सीखे जाने वाले मूल्य। ठीक है, तो ये लोग जो है वो व्यक्ति पे जो मूल्यों को वो सिखाते हैं। ठीक है, तो अपने जो RS 2016 हुआ था, 2018 हुआ था, उसके अंदर तो पूछा था कि समाज जो है व्यक्ति को मूल्य कैसे सिखाता है, और इस बार जो 21 का एग्जाम हुआ उसमें परिवार मूल्य को कैसे सिखाता है। तो अब इसकी जो है संभावना काफी ज्यादा बन रही है कि शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति को मूल्य कैसे सिखाती है। तो इसको अपन ढंग से देखेंगे, हालांकि इनको भी देखेंगे अच्छे से। इसको जो है शिक्षण संस्थाओं को अच्छे से करना है, तो हो सकता है अगले वाले एग्जाम में शिक्षण संस्थाओं वाला पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले जो है वो परिवार की क्या भूमिका होती है। ठीक है, परिवार जो है वो मूल्य कैसे सिखाता है। तो परिवार के अंदर जो है वो क्या होते हैं कि एक जो है वो एक छोटा समूह होता है समाज का, जिसके अंदर व्यक्ति जो है वो ज्यादा अंतर क्रिया करता है। उसके माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, जो है भाई बहन होते हैं, ये सब होते हैं। तो परिवार जो है पहली बात तो मूल्य सिखाता कैसे है। तो वो एक तो जो है आपको जो है वो जैसे दादी नानी होती है तो वो जो मोरल स्टोरी सुना के समझाती है कि भाई जैसे एक राजा था, वो इतना अच्छा था, ऐसे काम किए, तब उसकी जो है प्रशंसा हुई। तो उसके अंदर बच्चे के अंदर ये गुण भी आ सकता है कि स्टोरी के द्वारा भी वो सीख सकता है। एक जो है उसको क्या कहते हैं ना, पुरस्कार और दंड से भी सिखाया जाता है। पुरस्कार यानी कि अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी मिलती है, और अगर नहीं करता तो उसको दंड भी मिलता है। जो माता पिता उसको जो है या तो शारीरिक दंड देंगे या फिर जो उसका एक क्या कहते हैं आंख की श्रम वाला जो दंड भी होता है। तो इस हिसाब से जो है वो उससे भी जो है व्यक्ति मूल्यों को सीखता है। तो अब व्यक्ति को जो एक बच्चे को जो है वो परिवार से कब तक उसका जो मेन लगाव होता है। तो वैसे परिवार से मूल्य सीखने का जो है ना, ये पूरा वैसे साइकोलॉजी का टॉपिक होता है पूरा, कि साइकोलॉजी में जो बाल मनोविज्ञान होता है उसमें बालक कैसे जो है मूल्यों को इनकलकेट करता है, वो सब उसमें भी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है परिवार में कौन कौन लोग उसको मूल्य सिखाते हैं वो सब देखते हैं। तो परिवार से जो उसका बेसिक जो इंटरेक्शन होता है ना, वो माँ से तो रहता है उसका 0 से लेके 3 साल तक बहुत ज्यादा जो उसका माँ से उसका इंटरेक्शन होता है। और बाकी जो उसके पिता भाई बहन, उसके जो है दादा दादी नाना नानी, इनसे जो है उसका वैसे तो काफी लंबे टाइम तक रहता है, लेकिन जो एक ज्यादा जो जुड़ा होता है वो 5 साल 7 साल तक उसका जो है रहता है। ठीक है, तो 0 से 3 साल तक का जो बच्चा होता है वो माँ से ज्यादा जो है वो कनेक्टेड रहता है। तो माँ से जो है वो कौन कौन से मूल्य सीखता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि बालक की प्रथम शिक्षक जो है वो माता होती है। तो ये भी आप जैसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई परिवार से व्यक्ति मूल्य कैसे कैसे किस किस से सीखता है, तो माँ से लिखते हैं अभी को व्यक्ति की बालक की जो प्रथम शिक्षक जो है वो माता होती है। तो माँ से जो वो गुण सीखता है, क्या क्या सीखता है। तो माँ जो पहली बात तो उस बच्चे की केयर करती है, उसको दूध पिलाती है, उसका जो है वो सफाई करती है, उसको नहलाती धुलाती है, उसका जो है मालिश आदि करती है। तो उसका केयरिंग का गुण जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सीखती है, यानी कि उसका जो है वो उसकी केयर करती है। उसका जो ध्यान रखने का गुण होता है, त्याग का गुण उसमें सीखती है, वो ममत्व का गुण, अफेक्शन का गुण सीखता है वो बच्चा। ठीक है, प्रेम का गुण उससे सीखता है। ठीक है, त्याग का गुण तो ये कि भी जो खुद माँ जो है वो गीले में सो के भी बच्चे को जो सूखे में सुलाती है, परिवार के लिए त्याग करती है, सबसे एंड में खाना खाती है, सबके लिए त्याग करती है। तो ये त्याग का गुण जो है वो माँ से सीखता है। ठीक है, और माँ के बारे में एक दो प्रसिद्ध कथन और भी है, जैसे यूपीएससी में ऐसे भी पूछा था पिछली बार कि द हैंड
दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, यानी कि जो पालने को झुलाने वाले हाथों में संसार की बागडोर होती है। यानी कि एक बच्चा जो है भविष्य में जो है वो एक अच्छा इंसान बनेगा या एक अपराधी बनेगा, इसकी जो एक बहुत बड़ी जो एक भूमिका होती है वो माँ के हाथ में होती है। अगर माँ बच्चे को शुरुआत से ही अच्छी शिक्षा देती है ना, तो वो जो है बालक आगे जाके बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है। उसको जो अच्छे गुण सिखाती है, जैसे कि इतिहास में बहुत अच्छे अच्छे जैसे ऐसे नायक, ऐसे जो शासक हुए हैं जिन पे माँ का अधिक प्रभाव था, और उनका जो अपन आज भी उनको याद करते हैं। जैसे शिवाजी है, तो शिवाजी पे उनकी माँ जीजाबाई का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट था। तो एक माँ के हाथ में जो है वो बागडोर होती है कि वो अपने बालक को जो है वो बहुत अच्छा बना सकती है। तो माँ के संबंध में आप, क्योंकि एथिक्स में जो अपने को 2-3 चीज़ें और ध्यान की, यहाँ पे अपने को कोड्स भी कोड करने होते हैं। तो एक तो कोड ये कि बालक की जो प्रथम शिक्षक माता होती है, पालना झुलाने वाले हाथों में जो है वो संसार की बागडोर होती है। क्या कहते हैं, हैंड्स जो रॉक द कैडल रूल्स द वर्ल्ड, इस ये वाला चीज़ भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। एक जो है वो जो एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने भी जो माँ के बारे में बोला है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो है वो किसी कानून की नहीं बल्कि एक शिक्षा में दे सकता हूँ कि माँ, पिता और जो है शिक्षण संस्था है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये कोट अपन डाल के जो है इसमें कर सकते हैं। अब माँ से जो गुण क्या क्या सीखा उसने, त्याग का गुण सीखा, ममत्व का गुण सीखा, प्रेम का गुण सीखा, उसका जो है वो ध्यान रखने का गुण सीखा उसने, ठीक है। तो ये गुण वो माँ से सीखता है। पिता से कौन से गुण सीखता है, तो पिता से जो है वो, पिता जैसे अगर बालक जैसे घर में होता है तो पिता जो एक व्यवस्थित अनुशासन में रहते हैं। ज़्यादा जैसे हंसी मजाक आजकल तो जैसे ये ज़्यादा हो गया, पहले पुराने जैसे हमारे टाइम की पीढ़ी है तो मतलब पिताजी का रोल एक मतलब एक काफ़ी मतलब अनुशासित रोल, मतलब उनके सामने अपन भी बात नहीं कर सकते, उनके काफ़ी जैसे अपने को एक उनका सम्मान आदि रखना होता है। तो पिता से वो अनुशासन का गुण जो है वो ज़्यादा सीखता है, अनुशासन का गुण सीखता है। जो उस पर आश्रित है उनकी सुरक्षा का गुण सीखता है, यानी पिता जो है वो परिवार को कमा के ला के देता है और उनका जो है ध्यान रखता है। तो अनुशासन का गुण, आश्रितों की सुरक्षा का गुण और कर्तव्य निष्ठा का गुण, यानी कि जो भी पिता को, जो कि पिता कमा के लाता है तो एक कर्तव्य पूरा करता है, रोज वो अपने ऑफिस जाता है, कोई तरह की लापरवाही नहीं करता है। तो जो है वो कर्तव्य निष्ठा का गुण भी जो है वो पिता से सीखता है। भाई बहनों से कौन से गुण सीखता है वो, तो भाई बहनों से जो है वो सबसे पहला तो एक तो जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो बांटने का गुण सीखता है। यानी कि कोई भी चीज़, जैसे पिताजी घर में कोई सामान लेके जो वैसे चीज़ लेके आते हैं तो भाई बहन आपस में बांट के खाते हैं। एक दूसरे की केयरिंग का भी गुण सीखते हैं, जैसे कि कई बार गेम्स में भी बच्चे खेलते हैं तो मतलब वो एक भाई का बहुत ध्यान रखते हैं कि जैसे मेरे भाई का कोई कुछ नहीं होना चाहिए, स्कूल में भी भाई का ध्यान रखता है वो। तो भाई बहन से जो है वो एक ये गुण सीखता है, भाईचारे का गुण, जो शेयर करने का गुण, ये सब चीज़ें जो है वो भाई बहन से सीखता है। दादा दादी से कौन से गुण सीखता है, तो दादा दादी से जो है वो सलाह और इनसे जो गुण सीखता है कि एक तो जो है वो ये कहानियाँ आदि सुना के जो है अच्छे गुण उनमें डेवलप करा सकते हैं। नाना नानी से भी गुण सीखता है। तो इस प्रकार से जो है वो एक बच्चा जो है माँ से, पिता से, भाई बहनों से, दादा दादी से, सबसे गुण सीखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जो है वो परिवार से जो है व्यक्ति केवल पॉजिटिव गुण ही सीखे, वो यहाँ से नेगेटिव गुण भी सीख सकता है। नेगेटिव गुणों का विकास ही जो है एक बालक में जो है वो परिवार से ही होता है। जैसे कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, कोई ऐसी फैमिली है जहाँ पे जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, तो जातिवाद के जो गुण होते हैं वो बचपन में ही बालक में इस परिवार से भी आ सकते हैं कि भाई हमारी जाति श्रेष्ठ है, दूसरी जाति हीन है। ऐसे ही जो है वो ऑर्थोडॉक्सी का गुण है, जैसे कि महिलाओं के प्रति हीन भावना का गुण है। किसी धर्म के प्रति जो है वो बुरे विचार रखना कि जो ये अमुक धर्म है वो खराब ही खराब होता है, ये धर्म बहुत अच्छा है, ये धर्म बहुत खराब है। तो ये गुण भी अपने परिवार से ही वो सीख लेता है, ठीक है। तो ये जो है परिवार से जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के मूल्य जो है वो सीख सकता है। किस से क्या क्या सीखता है वो अपन ने देख लिया। अब जो है अपन अगला जो देखते हैं वो है समाज। समाज से वो क्या सीखता है, तो पहली बात तो समाज होता क्या है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, वैसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि समाज क्या होता है। तो समाज जो है वो एक से अधिक व्यक्ति जो होते हैं ना, केवल एक व्यक्ति समाज नहीं होता है, एक से ज्यादा जो व्यक्ति होंगे तो उनका कोई भी समूह, कोई संस्था, ठीक है, ये जिससे जो व्यक्ति जो है वो अंतर क्रिया करता है वो समाज होता है। ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, कोई संस्था, कोई बहुत बड़ा वर्ग भी हो सकता है, ठीक है, तो वो समाज होता है। अब व्यक्ति का समाज से जो है वो इंटरेक्शन कब होता है, जब वो 6-7 साल का हो जाता है, जब उसको थोड़ी समझ विकसित हो जाती है। तो समाज में जो है क्या क्या आते हैं, एक तो मित्र मंडली आती है उसकी,
उसके जो है मोहल्ले के लोग होते हैं, उसकी जाति के लोग होते हैं, उसके जो आसपास की जो संस्थाएं होती है, ठीक है, ये सब जो है एक समाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनसे जो है व्यक्ति क्या क्या सीखता है। तो मित्र मंडली से तो वो जो है वो सबसे पहले सहयोग का भाव सीखेगा, मतलब मित्रों का जो हेल्प करने का गुण सीखेगा, मित्रों की जो है वो क्या मतलब उसकी केयरिंग करने का गुण सीखेगा। मोहल्ले में है तो जो है एक दूसरे की हेल्प करने का गुण, एक दूसरे का ध्यान रखने का गुण, जैसे किसी मोहल्ले में कोई बीमार हो गया तो उसकी सहायता करने का गुण। सामूहिकता का भाव सीखता है, जैसे मोहल्ले के अंदर कई बार जैसे प्रोग्राम भी किए जाते हैं, जैसे कि जागरण का कार्यक्रम हो गया, नवरात्रि गरबे का कार्यक्रम हो गया, गणपति का प्रोग्राम हो गया, तो सामूहिकता का गुण जो है वो भी यहाँ से सीखता है। जाति से जो जाति के कस्टम होते हैं किसी भी जाति के, कि जैसे कौन कौन से गुण वहाँ पे अच्छे माने जाते हैं वो सीखता है। संस्थाएं जो होती है समाज के अंदर, उनसे भी जो है व्यक्ति काफी ज्यादा सीखता है। ठीक है, तो ये तो जो समाज के अंतर्गत ये लोग आते हैं। अब समाज से जो है वो सीखने का प्रोसेस क्या होता है, तो समाज से जो व्यक्ति जो मूल्य सीखता है, जो उसको आंतरिकरण करता है ना, उसको सामाजिकरण का प्रोसेस बोलते हैं। यानी समाज जो है व्यक्ति को अपने लायक बनाता है, यानी कि एक पूरा नियमों का सेट हो गया, यहाँ पे पूरा कागज आया था तो समाज ने उसको सिखा सिखा के अपने लायक बना दिया, तो सामाजिकरण के प्रोसेस से सीखता है। इसके लिए जो है वो सामाजिकरण में 3 विधियां प्रचलित होती है। एक तो होती है सलाह देकर सिखाता है, एक व्यक्ति खुद नकल करके सीखता है, और एक वो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करके भी सीखता है। सलाह देके तो ये होता है कि जैसे समाज में, मोहल्ले में या जाति में कोई बड़ा व्यक्ति होता है, उसको छोटे को शिक्षा सलाह देता है कि भाई ये करना चाहिए, ये गुण अच्छा है, ये गुण खराब है, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो सलाह से सीखता है। नकल से तो रोल प्ले के द्वारा भी सीखता है, जैसे कि समाज के अंदर कोई अच्छा व्यक्ति, जिसको सभी अच्छा मानते हैं कि भाई ये अच्छा क्यों है, सच बोलता है, ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है, तो जो एक नॉर्मल आदमी उसका रोल प्ले करके भी सीख लेता है कि भाई जिसकी नकल कर लेता है कि ये अच्छा क्यों है, क्योंकि ये सच बोलता है, ये दूसरों का आदर करता है, तो मैं भी ऐसा बनूं, तो वो नकल करके भी गुण सीख लेता है। प्रतिस्पर्धा का गुण जो है ये भी समाज से ही सीखा जाता है, प्रतिस्पर्धा से जो है सीखा जाता है। प्रतिस्पर्धा से कैसे, कि कोई व्यक्ति जैसे समाज में बहुत ज्यादा फेमस है, हर कोई उसका आदर करता है, वो अपने अच्छे गुणों के लिए फेमस है जैसे, तो दूसरा व्यक्ति सोचता है, उससे प्रतिस्पर्धा करता है कि ये इस वजह से फेमस है, मैं भी जो इसके ऐसा बनने का प्रयास करूंगा, ऐसे कंपटीशन करता है वो, तो कंपटीशन करके भी इसके ऐसे गुण सीख लेता है। ठीक है, तो समाज से जो है मूल्य सीखने की कौन कौन सी विधियां होती है, सलाह का गुण, नकल और प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, और जो सीखने का ये पूरा प्रोसेस होता है उसको सामाजिकरण बोलते हैं। ठीक है, और समाज के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं वो सारे बता दिए अपने। ठीक है, अब समाज से कौन कौन से मूल्य वो सीख सकता है, तो समाज से एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सामूहिकता का गुण सीखेगा वो, सामूहिकता का गुण सीखेगा, परस्पर सहयोग करने का भाव सीखेगा वो। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, जो भी उसके जो आदर्श होंगे, जो अच्छाई के गुण होंगे, वो सीखने का प्रयास करेगा, तो ये समाज उसको सिखाता है। ठीक है, समाज से व्यक्ति, समाज से भी नेगेटिव गुण सीख सकता है, जैसे किसी कोई समाज रूढ़िवादी समाज होता है, तो उस समाज में जैसे कि कुछ नेगेटिव मूल्य भी होते हैं, जैसे महिलाओं को घूंघट रखना चाहिए, ये किसी समाज के स्पेशल जो है मूल्य होते हैं, तो वो व्यक्ति के उस इंट्यूशन के अंदर, जो अंतर प्रज्ञा के अंदर पहले से ही जो फिक्स हो जाते हैं कि जो है महिलाओं को जो है वो हीन माना जाए या उनको घूंघट रखवाया जाए। जातिवाद भी समाज से सीख सकता है, किसी जाति को उच्च या उसको जो है उसके प्रति पूरा समर्पित होना, तो ये भी जो है वो व्यक्ति समाज से ही सीखता है। किसी धर्म के प्रति भी जो है वो आपके सकारात्मक या नकारात्मक भाव जो है वो समाज के द्वारा ही व्यक्ति सीख सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसके अलग अलग गुण होते हैं। अब जो है समाज भी जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है शहरी समाज और एक है ग्रामीण समाज। तो एक तो ये शहरी समाज हो गया, एक हो गया ग्रामीण समाज। तो शहरी समाज में क्या जो है अच्छाइयाँ होती है और ग्रामीण समाज में क्या अच्छाइयाँ होती है, ये अपन देखेंगे। उसके बाद दोनों में क्या क्या कमियां होती है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शहरी समाज में अच्छाइयाँ क्या होती है, तो शहरी समाज में एक तो जो है यहाँ पे जातिवाद का तत्व कम देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है वो सहयोग करने का भाव भी ज्यादा देखने को मिलता है, सहयोग नहीं सॉरी, जो नवाचार को अपनाने का गुण भी ज्यादा देखने को मिलता है। एक तो नवाचारों को जल्दी से अपना लेते हैं ये, दूसरा जो है वो आपके क्या कहते हैं जातिवाद और जो भी जो चीजें हैं उनका यहाँ पे ज्यादा नहीं माना जाता। ठीक है, जातिवाद का हतोत्साहन होता है यहाँ पे।
ग्रामीण समाजों में क्या होता है, अच्छी बात अगर देखी जाए तो गांव में जैसे एक गांव में सब कहते हैं कि भाई सब एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही होते हैं, यानी सहयोग का भाव जो है यहाँ पे गाँव में अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है वो परोपकार का काम, दूसरों की हेल्प करने का गुण, ये ग्रामीण समाजों में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे शहरी समाज में नेगेटिव गुण कौन से होते हैं और ग्रामीण समाज में नेगेटिव मूल्य कौन से होते हैं। तो शहरी समाज के अंदर अगर नेगेटिव मूल्यों की बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो एक तो सहयोग का इतना भाव नहीं होता है। शहरों में अपन देखते हैं कि आपके पड़ोस में कौन रहता है ये भी आपको नहीं पता है, सुख दुख में काम नहीं आते। तो ये शहरी समाज की एक खासियत होती है। ठीक है, जो नेगेटिव गुण होता है इसका। ग्रामीण समाजों का नेगेटिव क्या है कि यहाँ पे जो है कूपमंडूकता पाई जाती है। कूपमंडूकता यानी कि जो भी यहाँ पे मतलब जैसे ये जातिवाद है या महिलाओं के प्रति हीन दृष्टि है, वो ग्रामीण समाजों में देखने को मिलती है। नवाचारों को ये जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये ग्रामीण समाजों के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये अपन ने जो है वो शहरी समाज और ग्रामीण समाज के अंदर देख लिया। कैसे मूल्य सीखे जाते हैं ये भी देख लिया, कौन कौन से मूल्य सीखे जाते हैं ये भी देख लिया। ठीक है, तो ये पूरा जो है परिवार से मूल्य और समाज से मूल्य अपने देख लिया। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो शिक्षण संस्थाओं से मूल्य। ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस पे सवाल आने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि दो बार में आपको जो दो चीजें पूछ ली तो तीसरी चीज बचती है, तो इसको अच्छे से करना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं से जो है व्यक्ति क्या सीखता है। तो अगर आपके स्कूल में आपने देखा होगा कि बोर्ड लिखा हुआ होता है कि ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। ठीक है, इसका मतलब है कि वो यहाँ पे कुछ मूल्य इनकलकेट करने के लिए जाएगा, और जब यहाँ से काफी सारी चीजें सीखेगा तो जब जब वहां से लौटेगा वापस जो शिक्षा पूरी करके, तो वो समाज की सेवा करने का गुण उसके अंदर आ जाएगा। समाज की सेवा करने का गुण नहीं, उसने इतने अच्छे मूल्य सीख लिए कि वो एक आदर्श इंसान बन गया है। ठीक है, तो शिक्षण संस्थाओं का एक ध्येय वाक्य होता है ज्ञानार्थ प्रवेश और शिक्षा सेवार्थ प्रस्थान। इसके अलावा भी कई बार जैसे जो स्कूलों में कोटेशन लिखे हुए होते हैं कि लाओ माँ, यानी जो एक शिक्षक जो है अपने उस माँ से उसको कहता है कि लाओ माँ तुम्हारे लाल को ज्ञान सिखा दूं और दुनिया पूजे इतना महान बना दूं। तो ये भी जो शिक्षण संस्थाओं से ही सीखा, यानी यहाँ पे ऐसे ऐसे मूल्य सिखाए जाएंगे कि वो इतना अच्छा हो जाएगा कि दुनिया उसकी पूजा करने लग जाएगी। ठीक है, तो शिक्षण संस्थाओं का ये भी है। फिर एक चाणक्य का जो है वो कथन भी है कि शिक्षक जो है वो साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। यानी शिक्षक चाहे तो एक अच्छी जो पीढ़ी का निर्माण कर सकता है, एक अच्छे मूल्य वाले समाज का निर्माण कर सकता है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यही कहा है कि अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो माता पिता और शिक्षण संस्थाओं, यहाँ पे आपको अगर अच्छे मूल्य सिखाए जाएंगे तो जो है वो समाज में भ्रष्टाचार का खात्मा हो सकेगा। ठीक है, तो शिक्षण संस्थाओं की जो है वो व्यक्ति को मूल्य को इंकलकेट करने में काफी बड़ी भूमिका होती है यहाँ से, क्योंकि व्यक्ति का जो ज्यादातर समय जो है वो बचपन से लेके जो जब तक उसको समझ आती है, जब तक वो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन आगे शिक्षण संस्था में सारे कॉलेज वगैरह भी आ गई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तब तक वो जो मूल्य को इनकलकेट करता रहता है। तो यहाँ पे काफी लंबा समय बिताने के कारण जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षक है, उनसे वो जो है वो काफी अच्छी बातें सीख सकता है। तो अब शिक्षण संस्थाएं भी जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। एक तो होती है प्राथमिक शिक्षा, एक होती है आपके माध्यमिक, और एक होती है आपके उच्च शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में जैसे वो क्लास लगभग 5th तक वहाँ पे पढ़ेगा। ठीक है, फिर माध्यमिक में जैसे कि वो 6 से लेके 10 12 तक जो उच्च माध्यमिक भी इसके अंतर्गत ही शामिल होती है। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ेगा। उच्च शिक्षा यानी जो कॉलेज की शिक्षा लेगा। तो प्राथमिक शिक्षा में जो बालक जाता है तो क्या सीखता है, एक तो जो है वो जो क्लास के अंदर सबके साथ बैठना सीखता है, बच्चों के पास बैठता है। ठीक है, तो उसमें सामूहिकता का भाव भी डेवलप होता है, एक दूसरे का सहयोग करने का भाव भी डेवलप होता है। यहाँ पे जो उसके मूल्य जो है वो जो जैसे परिवार ने किसी ने सिखाया है जातिवाद का जैसे नकारात्मक मूल्य है, तो वो जातिवाद का नकारात्मक मूल्य यहाँ पे खत्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई तरह की जाति नहीं होती, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होती है। यहाँ पे यूनिफॉर्म इसीलिए बनाई जाती है स्कूल की कि जैसे सब में एक समान दिखे, तो जातिवाद का मूल्य भी ऐसा समाप्त हो सकता है, समानता का मूल्य यहाँ पे जो है बन सकता है। ठीक है, तो प्राथमिक जो शिक्षा है वहाँ पे बालक ये चीजें जो सीखता है, और ये बताया जाता है कि जो मैक्सिमम मूल्य जो बालक सीखता है वो उसके 7 साल की आयु तक वो मैक्सिमम मूल्य सीख लेता है, उसके बाद वो कम मूल्य सीख पाता है।
तो 7 साल की आयु तक अगर उसको अच्छे मूल्य सिखाए जाए तो वो समाज में एक अच्छा बेहतर नागरिक बन सकता है। हालांकि बड़ी कक्षाओं में भी जो है उसके अच्छे मूल्य जो है सिखाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर उसने कोई नकारात्मक मूल्य सीख लिया तो वो उसके जो है वो अंतर चेतना में बैठ जाएगा और उसको भी बदलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा के अंदर वो क्या क्या गुण सीखेगा, हालांकि यहाँ पे भी ये सीख लिया। उसके बाद माध्यमिक में जैसे खेल स्पोर्ट्स में जो जाता है तो स्पोर्ट्स खेल की भावना को सीखता है वो। तो खेल से जो है वो खेल कहते हैं कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, यानी उसमें सहयोग का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, ये सब चीजें सीखता है। आजकल जो स्कूलों के अंदर जो है वो एनवायरमेंटल स्टडीज कराई जाती है, जो पर्यावरण शिक्षा, तो पर्यावरण के प्रति मूल्य जो है वो भी वो जो है वो बालक स्कूल के अंदर ही सीखता है। पेड़ लगाने चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस तरह के जो गुण है वो यहाँ पे वो सीखता है। खेल की भावना से जो खेलने वाला जो है गुण वो यहाँ पे सीखता है। तो ये जो है वो यहाँ माध्यमिक जो संस्थान है वहाँ पे सीखता है। समाज में जो है वो अच्छा इंसान बनने के लिए उसका जो शिक्षण व्यवस्था में नैतिक शिक्षा भी जो है इंक्लूड कराई जाती है। तो नैतिक शिक्षा की जो चीज़ें हैं वो भी जो है वो स्कूल से ही सीखता है। ये जो उच्च शिक्षा होती है वहाँ पे व्यक्ति क्या सीखता है, तो उच्च शिक्षा के अंदर जैसे छात्र राजनीति का बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि छात्र राजनीति से व्यक्ति जो है समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों को सीखता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, संवैधानिक मूल्य। राजनीति में जो है वो वंचित वर्गों का कल्याण किस तरह से हो, तो वो उच्च शिक्षा जो कॉलेज एजुकेशन है वहाँ पे सीखता है। तो इसीलिए जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में ये मूल्य भी सिखाया जाना चाहिए कि लोकतंत्र, समानता, बंधुत्व की भावना, इन गुणों का विकास कराया जाना चाहिए। तो शिक्षण संस्थानों में वो इस प्रकार के चीजें सीखता है। अब शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका होनी चाहिए मूल्य सिखाने के लिए, उसमें जो है वो क्या क्या किया जाए जिससे व्यक्ति जो है वो एक अच्छा नागरिक बन सके। तो मनुष्य जो है वो स्वभाव से नकलची होता है, वो नकल करके सीखता है। तो नकल किसकी करेगा, वो अगर शिक्षक का व्यवहार देखेगा उससे ही काफी सारी चीजें वो सीख लेता है। तो इसके लिए ये है कि शिक्षकों से ये अपेक्षा होती है कि वो जो है वो कम से कम अच्छा आचरण करें, ताकि वो जो अगर अच्छा आचरण करेंगे तो बालक भी जो है उनसे देख के सीखेगा, क्योंकि व्यक्ति जो है वो दूसरों को देख के ज्यादा सीखता है। तो शिक्षक अगर वहाँ पे अच्छा आचरण करेंगे, धूम्रपान नहीं करेंगे, गलत बातें नहीं बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से नहीं करेंगे, तो वो जो है बालक भी अच्छी चीजें सीख सकता है। स्कूल के अंदर जो है वो पर्यावरण का महत्व जो है वो ज्यादा सिखाया जाना चाहिए, तो पर्यावरण के प्रति भी वो सीख सकता है। स्कूल के अंदर जो है वो इस प्रकार के कैंप लगाए जाने चाहिए कि जो है वो सिविल डिफेंस के जो काम होते हैं, लोगों की सुरक्षा, फर्स्ट एड का काम, जैसे स्काउटिंग के अंदर जो ये गतिविधियां सिखाई जाती है, समाज सेवा, सोसाइटी की सेवा के जो गुण सिखाए जाते हैं वो भी यहाँ पे अपने को सिखाए जा सकते हैं। समानता का गुण जो है वो यहाँ पे सिखाया जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे भारत में क्या है कि काम के हिसाब से व्यक्ति की वैल्यू कर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वच्छता का काम करता है तो उसको हीन मानते हैं, जैसे कोई झाड़ू निकालता है, जैसे कोई पानी पिलाता है, तो इनको हीन मानते हैं, जबकि ये काम काफी अच्छे एक स्कैवेंजर की भूमिका निभाते हैं। वो अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। इसलिए जो है ये भावना ध्यान रखनी जानी चाहिए कि जो स्वच्छता वाले जो कार्मिक होते हैं उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। कई बार जैसे सोसाइटी में ये होता है कि जैसे ये जो कचरा जो लेने वाली गाड़ी जो ये जो है ना गाड़ी आती, तो लोग ये बोलते हैं कि कचरा वाले आ गए। कचरे वाले वो नहीं, वो तो कचरा बीनने वाले हैं, मतलब कचरे को साफ करने वाले लोग हो गए। कचरे वाले तो हम हैं, कचरा तो हमने फैलाया, ठीक है। तो हमको ये होना चाहिए कि जो भी स्वच्छता या सफाई का जो कार्य करते हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। जो भी जो हमारी हेल्प करते हैं उनका जो है उनको जैसे मतलब एक अच्छा गुण, अच्छा उनका सम्मान करें। जैसे जो स्वच्छता जो सिखाते हैं उसको गॉड ऑफ हाइजीन बोलना चाहिए, गॉड ऑफ जो है जो ये क्या कहते हैं आपके सफाई करते हैं उसको गॉड ऑफ हाइजीन बोलना चाहिए, जो पानी पिलाते हैं उसको गॉड ऑफ वाटर बोलना चाहिए, इस तरह का भी होना चाहिए। स्कूलों के अंदर जो है वो पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जो भी बालक जो है वो नैतिक आधारों पे खरा उतरता है, लोगों की हेल्प करता है, पर्यावरण के मुद्दों पे अच्छा उतरता है, तो वहाँ पे जो पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो पुरस्कार दिया जाता है वो केवल जो है क्लास के नंबरों के हिसाब से या ग्रेड के हिसाब से नहीं देना है, वो इन आधारों पे देना है कि व्यक्ति नैतिक है या नहीं है, वो पर्यावरण का कितना ध्यान रखता है, बुजुर्गों की कितनी सेवा करता है, उस आधार पे भी जो वो ये देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है खर्च करके अपन एक अच्छा जो है वो एक अच्छा समाज, एक अच्छा जो है मनुष्य बना सकते हैं। तो अपने पूरा आज अपन ने देख लिया कि जो है वो मूल्यों के विकास में किन किन की क्या क्या भूमिका होती है, व्यक्ति कैसे मूल्य सीखता है, ये सारा अपन ने आज की वीडियो में देखा। आशा करता हूँ कि आपको जो मेरा पढ़ाया गया पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।
और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करोगे तो मैं ऐसी वीडियो और लाते रहूँगा, ताकि आपका जो है एक छोटी सी मेरे द्वारा हेल्प हो सके। थैंक यू।